हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं अपना पहला सेशन लेके आया हूँ, प्राचीन इतिहास टॉपिक लेके, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जो मैंने वादा किया था वो आप सभी के बीच में अब से रेगुलर पूरा करूँगा। बस आप लोगों से एक एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशनल मिले। तो बिना देर किए हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। आज प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। तो इसके जो है भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत है वो दो प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है वो पुरातात्विक है। पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा जो है वो साहित्यिक स्रोत है। और इसके बाद जो है हर भारतीय इतिहास के अध्ययन के दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत है। तो जो होता है पुरातात्विक स्रोत अब पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं, ये भी तो हमें जानना है। पुरातात्विक स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत, तो इसको कह सकते हैं प्राचीन वस्तुओं, यानी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? प्राचीन वस्तुओं की, यानी हम जो प्राचीन में जो वस्तुएं हैं, जो जितने भी वस्तुएं थे, उसी के अध्ययन को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका धातु, स्मारक, उसके बाद मूर्तियां, उसके बाद ईंट, उसके बाद मिट्टी के बर्तने ETC। और भी बहुत चीज है, होगा, लेकिन मैं ETC लगा दिया हूं। तो यानी भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के दो पार्ट, प्राचीन स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं? तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर आपका आ जाएगा धातु, स्मारक, मूर्तियां, ईंट, मिट्टी के बर्तन, ETC। ठीक। अब इसके बाद जो जानते हैं अब ये आ जाएगा आपका सिक्का। जो अभी जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इसमें जो लेन देन, आदान प्रदान का जो स्रोत है, मेन स्रोत है मुद्रा, कागजी नोट, चाहे वो सिक्के हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से बनाए रखता है। उसी तरह पहले भी ऐसा ही होता था, पहले भी सिक्के चलन हुए थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सिक्के कब चले थे, किन्होंने चलाया था, किस सभ्यता में सिक्के का प्रचलन हुआ था, और सिक्कों से पहले जो लोग आदान प्रदान करते थे वो किस तरह करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए आइए उसी को कंटिन्यू रखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आपको जो है पहले सिक्के के बारे में जानते हैं। सिक्के तो पहले सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं?
सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या किसी को इस बात का जवाब है? जवाब है तो फटाफट कमेंट में दो। सिक्के के अध्ययन को आपको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी न्यूमनमेस्टिक, मेस्टिक हो सकता है स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाए, इसके लिए मैं सॉरी बनता हूँ, लेकिन मुद्रा शास्त्र इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमनमेस्टिक। ठीक, आप जो देखिए ये जो सिक्के हैं ये कब चले थे, हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं बता दूं, जो पहले जो आता गया, पहला था आपका पाषाण काल, पाषाण काल। उसके बाद जो आया सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आपको आ गया वैदिक सभ्यता, वैदिक। उसके बाद आपको आ गया वैदिक सभ्यता आया। वैदिक सभ्यता के बाद आया महाजनपद आए, महाजनपद, महाजनपद भी आए, महाजनपद आए। और उसके बाद आपको आ गया मौर्य काल। उसके बाद आ गया आपको मौर्य काल, मौर्य काल। और लास्ट में आता है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। आप कहिएगा ये सिक्के से इनका क्या मतलब है? बहुत मतलब है ना, मतलब का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि जो सिक्के का जो प्रचलन हुआ था यहीं से शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो इसमें जो है मैं बता दूं, आपका पाषाण काल में कोई भी सिक्के का चर्चा नहीं है, यानी यहाँ पर सिक्के का कोई भी खोज प्रमाण नहीं अभी तक मिल पाया है और इसका कोई चर्चा नहीं है सिक्के का। सेकेंड टॉपिक आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें भी किसी भी तरह का सिक्के का चर्चा नहीं है, कोई सिक्का का प्रचलन नहीं हुआ था। थर्ड नंबर आता है वैदिक सभ्यता, इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको सिक्के तो नहीं थे, लेकिन लोग जो कोई भी वस्तु का आदान प्रदान करते थे उसके लिए आपको वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन किया, यानी वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें जो क्या हुआ था कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन हुआ था, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय मतलब क्या? आप अगर मुझे चावल दे रहे हो तो मैं आपको गेहूं दे रहा हूं, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु में वस्तु देना और वस्तु लेना, इसमें किसी भी तरह का कोई सिक्का का प्रचलन नहीं था। तो यानी पाषाण काल में भी नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, वैदिक सभ्यता में था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। अब आ जाता है आपको महाजनपद। तो महाजनपद के काल में क्या हुआ था? आपको एक बात देखिए, एक चीज मैं भूल गया था, वैदिक सभ्यता में जो क्या हुआ था आपका, वैदिक सभ्यता में एक और चीज था, जो वैदिक सभ्यता का दो भाग होता है। वैदिक सभ्यता का दो भाग होते हैं, अब कौन कौन से भाग होते हैं ये भी आता होगा दिमाग में डाउट कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो वैदिक सभ्यता का आपका दो भाग होते हैं, एगो होता है निष्क, एगो होता है सप्तमान। एगो होता है निष्क, एगो होता है सप्तमान। दो भाग होते हैं। निष्क, बहुत लोग कहते हैं कैसे निष्क, ये तो सिक्का था, लेकिन सिक्का नहीं था ये। जो वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे ना, अमीर लोग रहते थे, वो इसको धातु के रूप में पहनते थे। ये एक धातु था जो पहनते थे। ये क्या करते थे? निष्क एक धातु था, ये ना कि सिक्का नहीं था, ये धातु था और ये पहनते थे उसको। और उसके बाद देखिए सतनाम जो था,
ये कहीं न कहीं छोटा सा धातु का रूप था, यानी 100 वस्तु को आप अगर कर देंगे तो इधर एक सतनाम होता था। मतलब आप नहीं समझे होंगे शायद। यानी अगर हम 100 वस्तु देंगे तो उसके बदले में एक सतनाम हमको मिलेगा, या ये भी कह सकते हो एक सतनाम बराबर एक वस्तु। यानी ये कहीं ना कहीं फिल्म से पहले एक टेलर होता है, तो ये आपको सिक्का का टेलर है। यानी कहा गया था कि एक सतनाम हम आपको दे रहे हैं, बदले में आप हमें 100 वस्तु लाइए। तो ये था, यानी वैदिक सभ्यता के दो पार्ट, एक निष्क था, निष्क एक धातु था जो लोग पहनते थे, ऊंचे दर्जे के लोग होते थे वो पहनते थे। दूसरा सतनाम, जो आपको 100 वस्तु के बराबर एक सतनाम होता था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझते होंगे, और बस मैं एक ही ऐसा रखता हूँ कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और एक लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाते रहे। चलिए ठीक है, अब ये कंटिन्यू रखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका आ जाता है महाजनपद। तो इसमें सिक्के का प्रचलन है, यानी पंचमार्क या आहत, पंचमार्क या आहत सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के का प्रचलन हुआ था। किसमें? आपका महाजनपद में पंचमार्क या आहत सिक्के का प्रचलन हुआ था, महाजनपद में। अब देखिए ये जो है देखिए, जैसे मोहरे रहता है, जैसे अभी के सिक्के में मोहरे रहता है ना, 4 स्तंभ वाले, किसी में अंगूठा का रहता है, तो उस टाइम में भी मोहरे होते थे। तो ये पंचमार्क और आहत सिक्के, इस पे किसका मोहर होता था? तो किसका होता था? पक्षी और जानवर का मोहर होता था। इस पे पक्षी और जानवर का मोहर होता था ये पंचमार्क सिक्के में। इस बात को याद रखेंगे। यानी महाजनपद में कन्फर्म सिक्का प्रचलन हो गया था, यानी सिक्के का जो हीरो था वो आपको महाजनपद में एंट्री मार चुका था। ठीक, तो ये था आपका। शुरू से एक बार देखते हैं कि सिक्के का देन को क्या कहते हैं। मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पाषाण काल में कोई सिक्का का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका इसमें भी कोई सिक्का का प्रचलन नहीं है। वैदिक सभ्यता में आपको वस्तु विनिमय प्रणाली था। अब वस्तु दे तो हम भी दूसरा वस्तु दे सकते हैं। महाजनपद में था पंचमार्क या आहत सिक्के, जिसमें पक्षी और जानवर के आपको चिन्ह होते थे। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आपका मौर्योत्तर काल। तो देखिए आपका जो मौर्योत्तर काल जो है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चांदी सिक्के का प्रचलन मौर्योत्तर काल में ही हुआ था। यानी आप कह सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन किस काल में हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। और जो है ये जो है मौर्योत्तर काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के का जो होता है प्रचलन हुआ था। और इस काल में जो है, इसी काल में मौर्योत्तर काल में ही लेख लिखने वाले सिक्के भी जारी किए गए थे। लेख यानी सबसे पहले लेख लिखने वाले सिक्के जो जारी हुए थे वो भी सबसे पहले इसी काल में हुए थे। यानी सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ था। लेख लिखने वाले सिक्के भी इसी काल में जारी हुए थे। अब उसके जो बाद है आपका जो है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ था? सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है इस काल में बनेगा, देख लो जरा। मौर्योत्तर काल में आपको क्या हुआ था कि इसमें जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे। किसमें? मौर्योत्तर काल में। ध्यान रखना,
मौर्योत्तर काल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे। और आपको पता है सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? अगर पता हो तो फटाफट कमेंट में बताओ। सबसे पहले सोने के सिक्के का जारी किसने किया था? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो सकता है कुषाण शासक। कुषाण शासक। और इसका जो राजा था कडफिसेस। कडफिसेस। कडफिसेस उन्होंने क्या किया था? ये सिक्के जारी करवाए थे। यानी सबसे पहले सोने के सिक्के के जारी कुषाण शासक कडफिसेस ने करवाया था। और सबसे पहले चांदी के सिक्के का जो है प्रचलन जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। आप देखिए उसके बाद आता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल। अब गुप्त काल में क्या हुआ था? तो आप बातों को ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में सर्वाधिक यानी बहुत ज्यादा सोने का सिक्के जारी हुआ था। यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो था वो जारी किए थे किस काल में? तो आपको सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे आपको किस काल में? गुप्त काल में। आप समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए एक बात है वैदिक सभ्यता में क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ था। और इसमें जो है आपको महाजनपद में आपको जो हुआ था पंचमार्क या आहत सिक्के के जारी किए गए थे। इसमें पंचमार्क या आहत सिक्के जारी किए गए। तो मैं फिर से बता दूं, सिक्के का दिन क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्के का दिन क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा। निम्नमेष्टिक पाषाण काल में कोई भी सिक्के कोई प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है इसमें भी कोई भी सिक्के का प्रमाण नहीं है। वैदिक सभ्यता में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत हुई थी। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत हुई थी वैदिक सभ्यता में। उसके बाद है आपका जो है महाजनपद में क्या होता? पंचमार्ग या आहत सिक्के जारी किए गए थे। उसके बाद जो है पंचमार्ग या आहत सिक्के, और इस सिक्के पर किसका निशान रहता था? पक्षी और जानवर का निशान रहता था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मौर्य काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। आप जो है बिल्कुल डीपली से समझिएगा। ये नहीं कि कोई लिंक आ जाए और जैसे व्हाट्सअप लिंक आ जाए तो मैं व्हाट्सअप में ही गया और उसी में लग गया, चैट में लग गया, यूट्यूब लिंक आया, फेसबुक लिंक आया तो उसी में शॉर्ट वीडियो में लग गया, चलो बाद में देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है। सारा लिंक जितने भी नोटिफिकेशन है सबको ऑफ करके ओनली फॉर मी लुक एट द बोर्ड। तो आप लोग इस बात में भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मौर्य काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी हुए थे। और मौर्योत्तर काल में जो है सोने के सिक्के जारी हुए थे पहली बार। और उसको जो कौन जारी किए थे? कुषाण शासक ने जारी किए थे। हो सकता है हिंदी का कुछ अक्षर गलत हो जाए तो इसके लिए बुरा नहीं मानना, बस मेरा फीलिंग समझो, मेरी जुबान से निकले हुए शब्द को समझिए। कुषाण शासक ने जारी किए थे। वो कौन किए थे? कडफिसेस थे। कुषाण शासक कडफिसेस। अब गुप्त काल में क्या होता? सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त काल में ही किया गया था। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सोने का सिक्का जो जारी किए गए थे वो किस काल में? तो गुप्त काल में। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे जो है समझते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? दिल्ली सल्तनत में पहली बार कौन से सिक्के जारी किए थे? जरा आप लोग फटाफट आंसर देंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? तो आपको जो होगा दिल्ली सल्तनत में कौन से सिक्के जारी किए गए थे?
तो इसका क्या आंसर दीजिएगा आप बताइए, फटाफट बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट है। दिल्ली सल्तनत में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? तो आपका जो है इसका जवाब क्या दीजिएगा? इसका जवाब होगा टंका या जीतल। टंका या जीतल सिक्के जारी किए गए थे। किसमें? दिल्ली सल्तनत में। ध्यान रखेंगे इस बातों को। दिल्ली सल्तनत में कौन से सिक्के जारी किए थे? टंका या जीतल। क्या आपने जवाब दिया? क्या आपने जवाब दिया? अब एक बात बताइए, मुगल काल में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? मुगल काल में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? जवाब दीजिए फटाफट। मुगल काल में कौन से सिक्के जारी किए गए थे? मुगल काल में बताइए जरा। तो इसका जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा जलाली। जलाली नामक सिक्के जो जारी किए थे वो किस काल में किए गए थे? मुगल काल में ही जलाली नामक सिक्के जारी किए गए थे। दिल्ली सल्तनत में टंका या जीतल, मुगल काल में जलाली या आपको क्या हो जाएगा? जलाली ही सिक्के जारी किए गए थे। अब देखिए, ये सिक्के के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, अच्छी तरह अध्ययन भी कर लिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे? अभिलेख। अभिलेख अभिलेख के बारे में जानेंगे। ज़्यादा लंबा ये टॉपिक जहाँ तक हो सके देखेंगे। मुझे लगता है अभिलेख टॉपिक क्लियर करके और नेक्स्ट वीडियो कल या फिर अगले दिन अपलोड करते हैं। अब आ जाते हैं अभिलेख। अब आ जाते हैं अभिलेख। अब देखिए अभिलेख पहले तो ये जान लीजिए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। और एक बात बताइए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, पहली बार अभिलेख किसने लिखवाया था? तो अभिलेख जो है, पहली बार अभिलेख किसने लिखवाया था? इसका सॉलिड आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक द्वारा। अशोक द्वारा पहली बार जो है अभिलेख किसने लिखवाया था? अशोक द्वारा लिखवाया गया था। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। तो ये आप जान गए। क्या ये बात जानते थे आप लोग या नहीं? अगर जानते थे तो जरूर बताइएगा। इसके बाद है अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख आप जानेंगे हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में। अब देखिए अशोक का जो अभिलेख है, ये जो है अशोक एक पहला शासक था जो व्यवस्थित ढंग से अभिलेख लिखवाया था। व्यवस्थित ढंग से अभिलेख जो लिखवाने का जो कार्य किया था पहली बार, वो अशोक नहीं किया था। यानी आप कह सकते हो अभिलेख लिखवाने का कार्य पहली बार किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अशोक। व्यवस्थित ढंग से अशोक के द्वारा ही किया गया था। व्यवस्थित ढंग से क्या किया गया था? आपको पहली बार अभिलेख लिखवाने का अशोक के द्वारा व्यवस्थित ढंग से किया गया था। अब उसके बाद देखिए, ध्यान रखिएगा इस बातों पे। देखिए एक बात बताइए, अभी जो है जैसे मैंने बताया ये सब, तो बहुत ऐसे विद्वान लोग मुझसे पहले भी जानते होंगे। अब से सबसे पहले शिलालेख है जो है, ओह सॉरी लाइट चला गया। लाइट बीच में चला गया था दोस्तों, अब जस्ट लाइट आया है। तो इन बातों पर ध्यान देंगे। फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
बीच में लाइट चला गया था और अंधेरा हो गया था कमरा, जिसके कारण मैं बता नहीं पाया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और एक बात बताइए, ये जो है अभिलेख जो है, पहली बार किसने पता लगा था कि ये अशोक का ही अभिलेख है? तो आप इसका बेहिचक जवाब दे सकते हो। टिम पेंथलर ने 1750 ईस्वी में बताया था कि अशोक का ही अभिलेख है। उसके बाद अशोक के अभिलेख को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अशोक के अभिलेख को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस से पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब? 1837 ईस्वी में। उसके बाद ये जो है व्यवस्थित ढंग से अभिलेख लिखवाने का कार्य पहली बार अशोक ने किया। और क्यों किया? आखिर उसके मन में ऐसा क्या ख्याल आया होगा कि नहीं अब मुझे अभिलेख लिखवाना पड़ेगा, किस खुशी में? तो उसको खुशी एक बात की ये थी कि अशोक जो था रेडियन प्रथम, यानी इसको दारा प्रथम भी कहते हैं, ये एक राजा थे। इन्हीं के जो क्या है कि यादों में इन्हीं के यादों में अभिलेख का प्रारंभ कराया था और उन्होंने तब से अभिलेख का प्रचलन किया था। तो ये है आपके अभिलेख के बारे में जानकारी। तो दोस्तों आज का जो है ये टॉपिक यहीं रखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है। कल जो है आरआरबी का मैथ होगा, परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत होगा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, कोई इसमें संकोच नहीं। और आप लोग जरूर कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे अनुभव और कॉन्फिडेंस मुझे भी बढ़ेगा कि नहीं आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं और मेहनत करूँगा। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।